बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पनामा के केस के बारे में पार्ट 1 वीडियो हमने अपलोड कर दी थी, वो आपने देखी। कुछ बातें जो वजाहत चाहती हैं वो रह गईं, उनके बारे में पार्ट 2 आप देखिए तो कुछ और नुकात क्लियर होंगे। इस केस के बारे में ये कहा जाता है कि मियां साहब को अकामा पे निकाल दिया गया, यानी अकामा पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। अकामा क्या चीज़ है? अकामा तो मामूली बात है जनाब, ये अपने ही बेटे की कंपनी थी, उसमें से वो उन्होंने उसके वो मेंबर थे या उसी के डायरेक्टर थे या चेयरमैन थे, और उन्होंने कोई तनख्वाह नहीं ली, हालांकि उससे पैसे उस अकाउंट से निकाले हुए हैं। लेकिन ये कहा गया, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि यहाँ अदालत उज़्मा के सामने झूठ बोला गया। ये तो कहा गया कि ये जायदादें हमारी हैं, और जब आप मान लेते हैं जायदादें हमारी हैं तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताएं कि ये पैसा कहाँ से आया आपके पास। ख़ास तौर पे कानून ये कहता है कि अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं, मियाँ साहब उससे पहले 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हुए थे, लिहाजा ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो बताते कि मैंने ये पैसा कहाँ से कमाया, कहाँ से पैसा लेके तो हमने ये खरीदी जायदाद। लेकिन वो उसकी बजाय उन्होंने झूठ बोला और जाली कागजात, कोई कत्तर का ख़त और उसके अलावा एक झूठा फैब्रिकेटेड एफिडेविट लेके गए, जो वैसे ही एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, आप सोचिए कि पूरे मुल्क के लिए कितनी हजीमत की बात है कि आपका प्राइम मिनिस्टर जाली कागजात पेश करे, जालसाजी करे, और फिर कहा जाता है कि क्यों निकाला। अब ये जो अकामा है, ये वज़ीर आज़म को इसकी क्या ज़रूरत? ये एक वैसे ही मुनासिब बात नहीं लगती कि आप बेटे की कंपनी हो या कुछ भी, आप वज़ीर आज़म हैं, किसी गैर मुल्की कंपनी में आप नौकरी नहीं कर सकते क्योंकि आपसे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा अकामा समझने की बात है कि अकामा है क्या। पहली बात तो ये कि अकामा एक दुबई में या वहाँ पे यूएई में रहने का एक आपको परवाना मिल जाता है, जिसके लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं रहती। आप जब जाएँ जाके, क्योंकि आपका एक रिहायशी एड्रेस वहाँ का बन जाता है कि ये यहाँ का मुलाज़िम है, यहाँ ये काम करता है, यहाँ का रहने वाला है। उसकी बुनियाद पे आप वहाँ पे अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट खोलें तो पैसा आप जाके वहाँ जमा कराएँ जितना भी, और वहाँ से फिर स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में ट्रांसफ़र कर दें। वो जो स्विट्ज़रलैंड के बैंक में जाएगा वो उसके ऊपर एड्रेस होगा दुबई का, और वो कभी भी ट्रेस आउट नहीं होगा। जब आप पाकिस्तान के लोगों का पैसा ट्रेस आउट करना चाहेंगे तो ये शख्स तो हमेशा दुबई के पते पे निकलेगा, पाकिस्तान के पते पे तो नहीं निकलेगा। लिहाजा इस तरह आप अपनी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं अकामा के ज़रिए। अब जहाँ तक जाली कागजात पेश करने का ताल्लुक था, सुप्रीम कोर्ट जाली कागजात के ऊपर 3 साल कैद की सज़ा भी दे सकती थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ नाहल किया। और सुप्रीम कोर्ट चूँकि ट्रायल कोर्ट नहीं है तो बाकी केस वहाँ नहीं चलना था, उन्होंने इस कागजात का मामला भी छोड़ा और ये केस भिजवा दिया ट्रायल कोर्ट को। नैब को भेजा गया, नैब ने आगे ट्रायल कोर्ट में लेके जाना था। अब ये ज़हन में रखिए कि यहाँ जो केस चल रहा था वो ये था कि मियाँ साहब ने मनी ट्रेल देनी है अपने उन असासों की जो कि इंग्लैंड में है, और उसको उन्होंने साबित नहीं किया। वहाँ पे उन्होंने जारी कागजात दिए। अब ये सोचा जा रहा था कि हो सकता है मियाँ साहब अपने प्रॉपर मनी ट्रेल ट्रायल कोर्ट में दें, जिससे ये वाज़ेह साबित हो कि ये जायदादें उनकी जायज़ आमदन से ली गई थी। अब ये आप हैरान होते हैं कि ये केस बन क्या गया। जब ट्रायल कोर्ट में जज अरशद मलिक के पास केस गया, नैब का रेफरेंस आया। अब नैब और अदालत की मिली भगत देखें कि नैब वहाँ पे अब केस दे के जाता है, उसमें ये नहीं मांगता कि ये मनी ट्रेल जिनके ऊपर इल्ज़ाम है उसने देनी है। उसकी बजाय रेफरेंस जो है वो ये जाता है कि इन्होंने करप्शन के पैसे से बनाया। लिहाजा अदालत ये कहती है कि जी अभी आप साबित करें कि वाकई ये जो पैसा इन्होंने उधर लगाया है वो करप्शन का था। अब नैब कैसे साबित करें?
अब नैब की भी चालाकियां और करतब देखें कि किस तरह वो मदद करते हैं, और ये मदद सिर्फ मेगा करप्शन केसेस में। आप देख लीजिए पिछले 2-3 सालों में इन्होंने 20 लोगों को पकड़ा है, सियासतदान, बड़े बड़े नाम, उनके मुकदमात खुल गए। जिस दिन पकड़ा जाता है कहा जाता है ओ सारे सबूत हैं जी, ये भी है वो भी है, ये बड़ा बड़ा कुछ निकल आया है हमारे पास। अब तो जब केस बनता है कुछ नहीं, किधर गया अभी वो इंक्वायरी में ही खराबी डाल दी जाती है, उस रेफरेंस में ही खराबी डाल दी जाती है ताकि दूसरी साइड उसी चीज को उछाले और सजा ना हो, बंदा बरी हो जाए। ये इसकी मिसाल सबसे बड़ी जरदारी साहब का केस था, जो जरदारी साहब के कॉन्टेक्टर का केस चला। उसमें नैब ने पहली बात तो ये कि उस केस के सारे कागजात चोरी करके ले गया वाजिद शमसुल हसन, उसने स्विट्जरलैंड से वो कागज चोरी किए, वो ले गया। फिर भी नैब के पास एक ओरिजिनल कॉपी होती है, लेकिन जब केस अदालत में भेजा तो ओरिजिनल कॉपी की जगह फोटो कॉपी लगाई। जज साहब ने भी इंतजार नहीं किया कि इनको कहें कि जनाब ओरिजिनल लेके आए फिर केस चलेगा। उन्होंने कहा जी नहीं, ओरिजिनल नहीं है, फोटो कॉपी है, केस धड़प बार खिड़की से बाहर। जरदारी साहब बरी। महीने बाद दूसरा रेफरेंस, फिर फोटो कॉपी। जज साहब ने फिर उसी दिन उठा के बाहर मारा कि ये फोटो कॉपी है, हमने केस सुनते। जरदारी साहब बरी। आप रोज जरदारी साहब से सुने कि हमें 10 साल जेल में रखा, क्या कर दिया, क्या सबूत था, सबूत ही नहीं था। सबूत तो थे। एक सबूत आपने चोरी करवा दिया वहां से वाजिद शमसुल हसन के जरिए, और दूसरा ये कि यहां पे फोटो कॉपियां लगा दी। कभी मीडिया ने ये बातें आपको बताई हैं? यही तो रोना है कि मीडिया आधा सच या सारा झूठ जब ये बताएगा करप्ट लोगों के बारे में, बाकी चीजों का मैं नहीं कहता, तो करप्ट की हमायत होती है। वो क्योंकि करप्ट के पास बहुत कुछ है, वो सारे सिस्टम को खरीदता है, सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, तभी वो सिसिलियन माफिया कहलाता है कि वो माफिया की तरह ऑपरेट करता है। उसको सजा नहीं दे सकता कोई, उसकी इंक्वायरियां, उसमें खराबियां होगी, उसमें बहुत कुछ होगा, उसके रेफरेंसेस ठीक नहीं होंगे। अब ये गौरतलब बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना केस सुना, वहाँ इतना चर्चा हुआ कतरी खतों का और एफिडेविट वगैरह, लेकिन किसी को सोच नहीं आई कि अब जाके यहाँ पे नैब ने साबित करना है करप्शन का। ये कैसे हो सकता है भाई? यहाँ भी जब सुप्रीम कोर्ट का केस यहाँ आया ट्रायल के लिए, तो वही बात वहाँ होनी है कि जनाब मियाँ साहब आप लाइए, इसके मनी ट्रेल दें। सो ये काम ना हुआ। नैब चूंकि उसने ये काम ही नहीं किया हुआ था, रेफरेंस वो बना दिया कि जी करप्शन, और करप्शन साबित ना करी कि एक में जज साहब ने लिख दिया जी करप्शन साबित नहीं, एक केस छोड़ दिया, दूसरे में सजा दी। जो कमज़ोर था, जिसके ऊपर अपील में जाके बरियत हो सकती थी, उसमें सजा दे दी और मामला ये जा वो जा। सो आप देख लीजिए कि नैब की अदालत में मिली भगत से ये कमज़ोर रेफरेंस और इस तरह का काम किया जाता है। अब इसमें सिसिलियन माफिया जब कहा गया तो उसमें कुछ सोच विचार की हुई थी। आपको वाज़े नजर आया कि जज अरशद मलिक और नैब की एक मिली भगत थी। इन्हीं के केस के बारे में जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील हुई तो पूछा गया, नैब के वकील से पूछा गया कि जनाब ये बताएं इन जायदादों की मालियत क्या है। उसने कहा जी गूगल करके देख लें, मुझे तो नहीं पता। जब सुप्रीम कोर्ट में अपील गई, सुप्रीम कोर्ट में उनका नैब का वकील बोल रहा ही नहीं। भाई उस वकील का क्या किया नैब ने? कोई उसको सजा हुई? लेकिन नहीं, ये तो सारा काम ही इसी तरह करना था। किसी एक सवाल का भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दिया उस वकील ने। तो जहां आपने छोड़ना है किसी को, वहां आप देख सकते हैं कि तरीकाकार क्या होता है। अब देखिए कि जब वीडियो दिखाई गई जिसकी बुनियाद पे बाद में कहा गया, फैसले हो गए, सब कुछ हो गया, तो वीडियो की बुनियाद पे कहा गया कि जो उसमें जज कहता मुझ पर दबाव था। अब अगर आप उस वीडियो को देखें तो उसमें जो जज के साथ आगे पीछे फिरते, उसके साथ जो दो लोग नजर आते हैं वो तो नून लीगी हैं, वो उनके अपने आदमी हैं, नासिर जंजू और नासिर भट्ट। क्या मीडिया ने पूछा कि जनाब जज कह रहा दबाव था मेरे ऊपर, तो असल दबाव तो उनका लगता है जो उसके साथ दो बिठाए हुए हैं आपने, मुनकर नकीर जो PMLN ने बिठाए हुए हैं या लीडरशिप में मियाँ साहब ने बिठाए हुए हैं।
वो मुनकर नकीर का कोई जिक्र नहीं। बहरहाल जज अरशद मलिक ने फिर एक हल्फिया बयान जमा कराया, उसमें उसने लिखा इन लोगों का कि ये मुझे पकड़ पकड़ के ले जाते रहे हैं कि मियाँ साहब के सामने ये कह दो जाके, तो मैं जाती उम्रा गया, फिर मुझे ले गए मदीना, उधर जाके ये बयान मियाँ साहब के बेटों के सामने। चुनाचे जज अरशद मलिक की शिकायत के ऊपर फिर इन दोनों हजरात को FIA ने बुला के तो इनसे तहकीक करनी थी। अब FIA की मिली भगत देखी, यानी सिस्टम माफिया किस तरह पूरे सिस्टम को काबू करता है। FIA ने इनको एक दिन भी अपने पास रखने की तकलीफ नहीं की कि ये ना हो कि मियाँ साहब या कोई नाराज हो जाए कि मेरे बंदों को तुमने रख लिया है। अगले दिन ही सुबह ले जाके अदालत में उनको खड़ा करके कहा जी हमने तहकीक कर ली, ये बेगुनाह, इनको छोड़ दिया जाए। भाई वो वीडियो में नजर आ रहे हैं, वो वीडियो में ले लेके फिर रहे हैं, साथ हैं उसके। आप कह रहे हैं बेगुनाह है, उनसे तहकीक होगी, वो बताएंगे सारा किस्सा कि ये क्या हुआ, पैसा कितना जज को दिया गया, क्या काम किया गया। लेकिन वो तहकीक भी नहीं करनी थी, उन दोनों हजरात को छोड़ा, वो लंदन भाग गए। अब चीज ये है कि ये जो जज अरशद मलिक के ऊपर अगर असर रसूख था तो वो इन दोनों लोगों का था, क्योंकि वो नजर आते हैं इनके असर। और यही उसने एफिडेविट में कहा कि यही आके मुझे मिलते थे, ये जहां जी चाहता था ले जाते थे। इस हल्फिया बयान में जो जज ने जमा करवाया था अरशद मलिक ने, उसमें उसने कहा कि मुझ पे कोई दबाव नहीं था। अब मीडिया का काम देखें, वीडियो में कहा हुआ है कि दबाव था। मीडिया सिर्फ उसी की बात करता है। जो हल्फिया कहा कि मुझ पे नहीं था, वो हल्फ वाली बात की बात नहीं करता। हालांकि हल्फिया बयान जो है वो ज्यादा मोतबर है किसी आम बयान की निस्बत, क्योंकि वो आपने हल्फ उठा के दिया है और आप उस बयान से मुकर नहीं सकते, वो आपका बयान रहेगा अदालत के पास। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो आपको वाज़े नज़र आ जाता है कि मीडिया जो है वो भी बायस्ड है, वो भी इसी सिसिलियन माफिया की जेब में है। सिसिलियन माफिया के पास नासिर जंजुआ और नासिर भट्ट जैसे मालदार और बड़े अमीर किस्म के खबीर लोग भी मौजूद हैं जो उनके लिए पैसा खर्च करने को तैयार हैं, क्योंकि उनको ठेके मिलते हैं मियां साहब के ज़रिए। और फिर उनका असर रसूख FIA पे इतना है कि उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। FIA परेशान है कि इनको जितना जल्दी हो सके बेगुनाह साबित करवा के तो इनको फारिग किया जाए। ये वो चीज़ है जिससे आप देखिए कि ये केस सारा ख़त्म गोल हो गया। कोई तहकीकात नहीं, कुछ नहीं, ना FIA ने काम किया, ना जज ने काम किया, ना नैब ने काम किया। सब मरते जा रहे थे कि किसी तरह इनको बेगुनाह साबित किया जाए। तो इन हालात में फिर ये आपका मसला बना कि बिल आखिर न पैसा रिकवर हुआ, न कुछ हुआ, केस खत्म। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।